हमारे मस्त मस्त वाले रोमांटिक हीरो के है तो लॉट्स ऑफ रोमांटिक सीन्स तो आने ही वाले हैं। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग नियान को देखते हैं। वो यानजी की कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गई थी सेक्रेटरी का पोजीशन का। यानजी उसे कहता है तुम्हें तो पता है ना कि मेरे बाकी के सेक्रेटरियों को क्यों मैंने फेयर किया। नियान कहती है डोंट वरी, मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में ना ही इंटरफेयर करूँगी और ना ही मुझे तुम में इंटरेस्ट है। मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ पता किया है। मैं जानती हूँ मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मैं तुम्हारे करीब आने का कोशिश नहीं करूँगी। आज तक जितनी भी लड़कियाँ यानजी की सेक्रेटरी बनने की कोशिश की थी वो उसके साथ इंटीमेट होने का ही कोशिश करती थी ताकि वो उसे अपना बना सके और उसे शादी वादी कर सके। यानजी यहाँ पर नियान को फिर भी मना कर देता है ये सोचते हुए कि वो लड़कियों से डिफरेंट कैसे हो सकती है। नियान कहती है अच्छा तो ठीक है, अगर मैं इस तरीके से तुम्हारे लायक नहीं हूँ तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। जैसे कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई तियान, उसे तुम्हारी मॉम कुछ ज़्यादा ही मानती है। तुम्हें इस कंपनी में सिर्फ इसलिए रखा गया है क्योंकि तुम कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से चला रहे हो। असल में नियान का एक मोटिव था। उसकी मॉम को उसने देखा था किस तरीके से यानजी की मॉम ने उन्हें घर से निकाल दिया था। वो और उसकी मॉम दर दर भटक रहे थे। अभी उसकी मॉम का ट्रीटमेंट चलता है और नियान इस चीज़ का बदला लेने के लिए यहाँ पर यानजी के पास आए हुए थे। तो अब यानजी को पटाना और उसके करीब जाना, उसकी मॉम से बदला लेना ही नियान के लाइफ का एक लास्ट मोटिव रह गया था। यहाँ पर वो यानजी को कहती है तो मैं तुम्हारे भाई तियान के मैटर में तुम्हारा हेल्प कर सकती हूँ। तुम्हारी मॉम जो है तियान को कंपनी का सीईओ का पोजीशन देना चाहती है, लेकिन तुम्हारी कैपेबिलिटी की वजह से अब तक तुम यहीं पर हो तो तुम चाहो तो मैं इसमें हेल्प कर सकती हूँ। मैं तियान के खिलाफ भी काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के आई हूँ जो कि मुझे ऑलरेडी पता है कि तुम्हारे काफ़ी हेल्प का है। यानजी उस पेन ड्राइव को लगा करके लैपटॉप में देख रहा होता है। तभी नियान नोटिस करती है कि यानजी का जो कफलिंग है वो टूट गया है। वो कहती है कि मैं इस चीज़ में भी तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तुम्हारी जो कफलिंग टूट गई है वो यहाँ पर मैं बना देती हूँ। वो सुई धागे से लेकर के वहीं बैठ करके यानजी की कफलिंग को सिलने लगती है। जैसे ही यानजी देखता है कि नियान ये सब कुछ भी करने के लिए तैयार है तो वो नियान को अपनी पर्सनल सेक्रेटरी रखने के लिए रेडी हो जाता है। ये सोचते हुए कि आज नहीं तो कल उसे कोई सेक्रेटरी रखना ही है तो क्यों ना वो नियान को ही ट्राई करे। और ऊपर से वो उसकी ब्यूटी में इंटरेस्टेड तो था ही। नियान ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से जानती थी, इसी वजह से वो यानजी के सामने ऐसे बिहेवियर कर रही थी। यानजी यहाँ पर नियान को कहता है ठीक है मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, ये ड्रेस है इसे पहन लो। ऐसे पहन करके तुम्हें मेरी फेक गर्लफ्रेंड बन करके एक पार्टी में चलना है और सबके सामने ये दिखाना है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। नियान इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है। यानजी उसे वो ड्रेस वहीं उसके सामने चेंज करने के लिए बोलता है। हालांकि ये नियान के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड था, लेकिन फिर भी वो सोचती है कि उसे अपनी मॉम का बदला लेना है तो उसे इतना अगर करना पड़ रहा है तो उसे ये करना ही होगा। और यानजी के सामने ही यानजी का दिया हुआ ड्रेस चेंज कर लेती है। यानजी उसे समझाता है ये जो पार्टी है असल में वो मेरी ही इंगेजमेंट का है जीजी के साथ, तो तुम्हें ये इंगेजमेंट पार्टी तोड़नी है। नियान इस चीज़ के लिए रेडी थी। आफ्टर दैट वो उसे इस पार्टी में लेकर के जाता है जहाँ पर के सारे लोग देख रहे थे यानजी एक इस खूबसूरत लड़की को अपने साथ पार्टी में लेकर के आया है। ऊपर कॉरिडोर से यानजी का छोटा भाई तियान और जीजी इन चीज़ों को देख रही थी। जीजी यहाँ पर यानजी से बात करने के लिए आती है। वो नियान के बारे में पूछती है। यानजी उसे कहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड है। इस बात पर जीजी काफ़ी गुस्सा आ जाती है और कहती है कि आज हमारा एंगेजमेंट है, तुम गर्लफ्रेंड कैसे लेकर के आ सकते हो, ना जाने ये कौन है क्या करती है। वह नियान का इंसल्ट करने लगती है। नियान भी कहाँ कम थी, वो पलट करके जीजी को जवाब देती है क्योंकि उसका यही तो काम था। और ये भी दिखाती है कि वो यानजी से बहुत ही प्यार करती है। गुस्सा होकर के यहाँ पर जो जीजी थी वो नियान के ऊपर वाइन फेंक रही थी। तभी यानजी बीच में आ जाता है और वो वाइन उसके ऊपर गिर जाता है। इसके बाद वो तियान को कहता है लेके जाओ जीजी को, इससे पहले कि मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर चले जाए। इसके बाद यानजी का ड्रेस तो ख़राब हो चुका था। नियान ने सोचा नहीं था यानजी भला उसे क्यों प्रोटेक्ट करेगा। पब्लिकली वो अनाउंस करता है वो जीजी में इंटरेस्टेड नहीं है। वैसे भी उसकी मॉम ने ये एंगेजमेंट फिक्स किया था तो वो जीजी से शादी किसी हालत में नहीं करने वाला है। वो यहाँ पर नियान उसकी गर्लफ्रेंड है और उसी के साथ खुश है। ये कह के सबको दिखाने के लिए वो पब्लिकली नियान को किस कर लेता है। नियान ने ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ये होने वाली है। जीजी जब ये चीज़ देखती है कि यानजी नियान को लिप टू लिप ऐसे सबके सामने किस कर रहा है तो वह इस बात पर बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती है। तभी वहाँ पे यानजी की मॉम आती है।
जिसे देख करके गुस्सा तो निहान को बहुत आ रहा था, बट फिर भी वो खुद को कंट्रोल करके रखी हुई थी। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है यान जी से कि सब कुछ क्या तमाशा हो रहा है। यान जी का कहना था कि मॉम, निहान मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ लेकर के आया हूँ सबके सामने चीज़ों को पब्लिक करने के लिए। उसकी मॉम गुस्सा कर रही थी कि मैंने तुम्हारे एंगेजमेंट जीजी से फिक्स किया है, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से निकाल दिया जाएगा। यान जी हंसते हुए कहती है एक बार उनसे ज़रा पूछ लो कि वो लोग इस चीज़ के लिए एग्री करते हैं नहीं। मेरी वजह से ये कंपनी आज इस मुकाम पर है और अगर मैं हटाना तो तुम लोग रास्ते पर आ जाओगे। ये बात यान जी की मॉम बहुत ही अच्छे तरीके से जानती थी। इसी वजह से नहीं चाहते हुए भी उसे सीईओ का पोजीशन यान जी को टेम्पररी होल्ड करने के लिए देना पड़ता है। यान जी यहाँ पर मॉम को ये कह रहा था, उसकी मॉम उसे थप्पड़ मार दी तो नियान यान जी की मॉम को थप्पड़ मार देती है और कहती है यान जी मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं अपने सामने उसे किसी को बुली करते हुए नहीं देखना चाहूँगी। ये कह के वो यान जी को लेकर के जाती है। जल्दी जल्दी चलने में उसके पैर में मोच आ जाता है। यान जी उसका पैर चेक कर रहा था। वो नियान से कहता है तुमने सच में मेरी मॉम को थप्पड़ मारा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। निहान कहती हाँ मैं तो बस अपना काम कर रही थी, तुम दुनिया के सामने मेरे बॉयफ्रेंड हो, अब तुम्हें चाहे जो भी बुली करे, इस तरीके से बेइज्जती से बिहेव करे तो मैं ऐसे ही रिएक्ट करूँगी। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरी एक्टिंग थी और कुछ नहीं। ये अंजल से कहता है ये एक्टिंग था तुम्हारा या फिर मुझे पटाने का तरीका था। इस बात पर नियान उसे कहती है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एक्टिंग थी और कुछ नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ। यान जी नियान को गोद में उठा लेता है क्योंकि उसके पैर में मोच लगा था और उसे वहाँ से अपनी कार से घर छोड़ने के लिए लेके जाता है। जहाँ कार में नियान पानी पीने के लिए बोतल उठाती है। पानी पीने के बाद उसे यान जी का डीएनए लेने का ध्यान आता है तो वह यान जी को पानी पीने का ऑफ़र करती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है और कहता है ज़्यादा अपने लक को ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन सारी चालों में नहीं फंसने वाला हूँ, भला मैं तुम्हारा झूठा क्यों ही पीने जाऊँ। नियान उसे कहती है मैं तो बस जेनुइनली तुम्हें ऑफ़र कर रही थी, नहीं पीना तुम्हारी मर्जी। वो नहीं चाहती थी कि यान जी यहाँ पर इस चीज़ को समझे कि वो किसी और मोटिव से यहाँ आई है। वो यान जी को थैंक्स बोलती है उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए। आफ्टर दैट वो कार से उतर जाती है। यहाँ पर यान जी अब नियान में इंटरेस्ट ले रहा था। वो अपनी सेक्रेटरी को बोलता है पता लगाओ कि आखिरकार नियान कौन है और उसका क्या मोटिव है मुझे अप्रोच करने का। जन्म से लेकर के अब तक मुझे उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए। सारा का मतलब सारा। अगले ही सुबह ऑफिस के टेबल पर उसे नियान का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। उसके फादर एक गैम्बलर हैं जो कि फ़िलहाल जेल में है। मॉम हॉस्पिटलाइज है, उसकी ट्रीटमेंट का पैसा नियान दे रही है। उसने स्पॉन्सरशिप के थ्रू अब तक अपनी पढ़ाई की है, उसने कभी किसी को डेट नहीं किया। यहाँ जी इन सारी चीज़ों को पता कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर नियान आ जाती है। जल्दी से उन्हें छुपा देता है, फिर भी नियान की नज़र पड़ जाती है और यान से कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी जानना है तो तुम डायरेक्टली पूछ सकते हो, तुम्हें ये चीज़ें खुद पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ लेने के लिए नहीं आई हूँ। फिर भी यान जी पूरी तरीके से यहाँ पर नियान पे ट्रस्ट नहीं करता है। उसकी लाइफ ही ऐसी थी। वो नियान को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देता है उसकी फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए। नियान उन पेपर्स पर साइन कर देती है ये सोचते हुए फाइनली अब उसका बदला लेने का वक्त करीब आ रहा है। उसने पूरे तरीके से इन चीज़ों को अरेंज करके रखा होता है। एक एक करके वो हर एक इंसान से अपनी मॉम का रिवेंज लेने वाली थी। अगले सुबह जब वो ऑफिस में काम कर रही थी तभी अंजी का भाई दियान के साथ फ्लर्ट करने के लिए आ जाता है। उसे जीजी ने ऐसा करने के लिए बोला था। निहान तो जानती ही थी लेकिन वो उन दोनों का इस्तेमाल करना चाह रही थी। वो सोचती है कि अगर दोनों ही भाई मेरे लिए लड़ेंगे तो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो और कुछ भी नहीं होने वाला है। दियान यहाँ पर एक प्ले बॉय था, ये बात अच्छे तरीके से नियान जानती थी। ये भी जानती थी कि यान जी सीसीटीवी देख रहा होगा, दैट्स वाई वो दियान के डेट पर जाने वाली बात को नकार देती है। आफ्टर दैट वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ यान जी से मिलने के लिए जीजी आती है और कहती है निहान तुम्हारे लायक नहीं है, मैं परफेक्ट हूँ, हम दोनों अमीर हैं। तभी वहाँ पर निहान आ जाती है। यहाँ पर आती है वो अपनी गर्लफ्रेंड होने की एक्टिंग को प्ले करने लगती है। जीजी को कहती है कि फ़िलहाल यान जी के पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ टाइम पास करने के लिए, वो मेरे साथ शाम में डेट पर जा रहा है। साथ ही वो यान जी से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कराने लगती है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं यान जी भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है और दिखाता है कि वो नियान से बहुत ही प्यार करता है। वो कहते हैं कि जल्दी ही काम ख़त्म करके मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। ऑफिस से बाहर निकल रहा था, इस बात पर जीजू से कहती है तुम्हें क्या लगता है यान जी की मॉम कभी तुम्हें एक्सेप्ट करेगी। नियान कहता है वो तो वक्त बताएगा। रात में यान जी नियान को अपने घर लेकर के जाता है। उसकी मॉम कहती है कि लड़की यहाँ क्या कर रही है।
यान जी कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, फैमिली मैटर था, फैमिली डिनर था तो मैं लेकर के आ गया। उसकी मॉम यहाँ पर बहुत ही गुस्सा कर रही थी। उसका साफ कहना था नियान से तो उसकी शादी वो किसी हालत में नहीं होने देंगे। लेकिन नियान भी ये दिखाती है कि वह यानजी से प्यार करती है और वो किसी के कहने पर यानजी से अलग नहीं होने देगी। यानजी के वो बहुत ही करीब है ये चीज़ दिखाने के लिए यानजी से रिलेटेड वो काफ़ी सारी बातें पर्सनल बताने लगती है। घर वाले गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। यानजी पूछने लगता है तुम्हें मेरे बारे में इतनी पर्सनल चीज़ें कैसे पता है। नियान कहती है मैंने कहा था ना यहाँ आने से पहले मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ पता लगाया है। वो दोनों खाना खा के वहाँ से बाहर निकलते हैं। नियान वहाँ से जा रही थी, वो कहती है वो घर चली जाएगी, यानजी को उसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तभी जीजी उन्हें फॉलो करते हुए इधर आ रही थी। यानजी ये चीज़ देख लेता है। वो नियान को कहता है हमें अब भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग करनी पड़ेगी क्योंकि जीजी हमें फॉलो करते हुए आ रही है। ये कह के वो आगे बढ़ता है और नियान को किस कर लेता है, जिसे देखते ही जीजी बहुत ही गुस्सा होने लगती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के कुछ देर बाद भी यानी नियान के किस में इतना खोया हुआ था कि वह इन चीज़ों को नोटिस ही नहीं कर पाता है। नियान ये देखती है और कहती है कि फ़िलहाल आज का काम मैंने पूरा कर दिया है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ और जब भी तुम मुझे किस करोगे तो तुम मुझे एक्स्ट्रा पैसा दिया करोगे क्योंकि फेक गर्लफ्रेंड में ये सारी बातें इंक्लूडेड नहीं थी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग दियान और जीजी को देखते हैं। जीजी यहाँ पर दियान को कहती है कि तुम्हें कैसे भी करके नियान को यानजी से अलग करना ही होगा। अपना प्ले बॉय वाला तुम गेम खेलो और नियान को यानजी से अलग कर दो। तो अगले दिन ऑफिस में जब यानजी नियान के साथ ऑफिस का काम कर रहा था तभी दियान यहाँ पर आता है और वो नियान को मीटिंग अटेंड करने के बहाने वहाँ से लेके जाना चाह रहा था। नियान कहती है अगर यानजी उसे अलाउ करेगा तो वो ज़रूर ही चली जाएगी। एंड आफ्टर दैट उसके जाने के बाद यानजी नियान को नियान के साथ भेज देता है। लेकिन जब वो लौट के आती है तो वो इतना जलस हो रहा था, आते ही नियान को वापस से किस कर लेता है और बहाना करता है तो मुझसे प्यार करती हो, इस फीलिंग को हमेशा याद रखना। अभी जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ ये फीलिंग काम आने वाली है। नियान को तो ऐसा लग रहा था कि शायद यानजी यहाँ पे उसके साथ वो फेक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ही खेल खेल रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यानजी ऑलरेडी नियान को पसंद करने लगा था। भले उसे इस बात का डाउट था कि नियान ज़रूर ही किसी मोटिव की वजह से उसके पास आई हुई है। रात में वो चारों साथ में खाना खाने के लिए जाते हैं, यानी यानजी, नियान, तियान और जीजी। अब यानजी के कहने पे नियान यहाँ पर यानजी के बहुत ही क्लोज है ये दिखा रही थी। वो असल में उससे बहुत ही प्यार करती है ये दिखा रही थी। जीजी तो उन दोनों को अलग करने के लिए और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए लाई थी, लेकिन उन दोनों को देख करके तो ये लग ही नहीं रहा था कि दोनों यहाँ पर अलग भी होने वाले हैं। इस बात से जीजी बहुत गुस्सा आ जाती है। पार्टी से बाहर निकलते समय वो तियान पर गुस्सा करते हुए कहती तुम सच में किसी काम के नहीं हो, यानजी के तो कंपेयर भी नहीं हो तुम, और एक बंदी को तुम यानजी से अलग नहीं कर पा रहे हो। तियान भी कहीं ना कहीं जानता था कि नियान अलग है और उसे यानजी से अलग करना इतना आसान नहीं है। अगले सीन में यानजी नियान को अपने घर लेके जाता है। उसकी माँ कहती है कि नियान को कभी वो उससे शादी नहीं करने देगी, वो हमेशा ही उसकी मिस्ट्रेस बन के रहेगी। इस बात पर नियान को अपनी मॉम का सिचुएशन याद आ जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा यानजी की मॉम पे भड़क जाती है और कहती है आंटी आपको मिस्ट्रेस बनने का बहुत ज़्यादा ही लगता है एक्सपीरियंस है, लगता है कि आप भी कभी किसी की मिस्ट्रेस रह चुकी हो। इस बात पर यानजी की मॉम गुस्से में आकर के नियान के ऊपर ऐसे ही वाइन फेंकने वाली थी, लेकिन तभी यानजी बीच में आ जाता है। वो अपनी मॉम पे भड़कते हुए कहता है मॉम नियान मेरी कोई मिस्ट्रेस नहीं है, वो मेरी लीगल गर्लफ्रेंड है और अगर मुझसे शादी उससे करनी होगी तो मैं लीगली उससे शादी करूँगा, दोबारा इंसल्ट करने के लिए हमें मत बुलाइएगा। ये कह के वो नियान को वहाँ से लेकर के जाता है। नियान ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यानजी उसे इस तरीके से अपनी मॉम के सामने प्रोटेक्ट करने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं ये उसके प्लान का हिस्सा भी था, धीरे धीरे यानजी को सबके खिलाफ करने का। वो अपने वॉशरूम में उसे चेंज करने के लिए लेकर के जाती है। यानजी का ड्रेस जो ख़राब हो गया था, लेकिन यानजी तो अब नियान में इंटरेस्ट ले रहा था तो वो उसके साथ रोमांस करने का कोशिश करता है। नियान यहाँ पर उसे बहाना करके कहती है उसे फ्रेशन अप होने के लिए सिर्फ आधे घंटे चाहिए। यानजी वॉशरूम से निकल जाता है। जब नियान फ्रेशन अप होकर के आती है तो वो कहती है देखो मैं सिर्फ तुम्हें 2 महीने देने वाली हूँ, उससे ज़्यादा मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड की फेक रोल नहीं करने वाली हूँ, तो जितनी भी प्रॉब्लम है तुम ये चीज़ें वहाँ पर क्लियर कर लो। यानजी इस चीज़ के लिए मान जाता है। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि वो नियान को पार्टी में लेकर के जाता है। जीजी यहाँ पर आई हुई थी।
वो आते ही यहाँ पर नियान का इंसल्ट करने लगती है। उसने भी नियान के बारे में इन्वेस्टिगेट किया था, किस तरीके से उसके फादर गैम्बलर हैं, वो जेल में है, उसकी मॉम हॉस्पिटल में है। वो कहती है नियान सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए यानजी के पास आई हुई है। नियान अपनी मॉम का इंसल्ट नहीं बर्दाश्त कर पाती है और वो खींच करके जीजी को थप्पड़ मार देती है, ये कहते हुए कि तुम्हें मुझे इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है। भले ही तुम यानजी के पीछे पड़ी हुई हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए यानजी सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करता है, तभी तो वो मुझे ऐसी पार्टीज में लेकर के आया हुआ है। यानजी भी यहाँ पर निहान का सपोर्ट करता है और वह जीजी को डांटते हुए वहाँ से निहान को लेकर के जाता है। दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर कि निहान और यान जी ऐसे समुद्र किनारे बैठ करके अकेले ही ड्राइंग कर रहे थे, जहाँ पर कि यान जी भी अपने लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ पहली बार निहान को ओपन अप होकर के बता रहा था। अब निहान के बारे में जब यान जी को काफ़ी कुछ पता चल ही चुका था, तब वो कुछ मेन पॉइंट्स को छोड़ करके यान जी को और करीब करने के लिए अपने बारे में काफ़ी सारी चीज़ बता दी है, जहाँ पर कि यान जी निहान की स्टोरी से इमोशनल होकर के उसे किस कर लेता है। अगले दिन निहान ऑफिस में होती है। यांजी की मॉम यहाँ पर आती है निहान को फायर करने के लिए। तभी यांजी यहाँ पर आता है, वो निहान को अपनी मॉम के सामने किस करते हुए कहता है, मॉम मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, फिलहाल मैं कंपनी का सीईओ हूँ और आपको मेरी इजाज़त के बगैर किसी भी एम्प्लॉय को जॉब से निकालने का कोई हक नहीं है। उसकी मॉम तो साफ तौर पर ये चीज़ें देख ही रही थी कि वह कितना ज़्यादा उसका सपोर्ट कर रहा है। वो यांजी को वार्न करती है वो उसे भी कंपनी से निकलवा देगी। यांजी हंसते हुए कहती है, मॉम ये आपके बस का फ़िलहाल नहीं है, मैंने कहा था ना अगर मैं चला गया तो ये कंपनी भला कौन ही संभालेगा, अब तो वैसे भी रास्ते पे आ जाने वाली हूँ। उसकी मॉम गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यान जी खुश था, ये सोचते हुए कि नियान शायद थोड़ा इम्प्रेस होगी, लेकिन यान तो अपने अलग ही चाल में लगी हुई थी। यान जी नियान के साथ रोमांस करने का कोशिश करता है, बट वो मना कर देती है, कहती है ये ऑफिस है। आफ्टर दैट यान जी ने नियान की मॉम के लिए कुछ नए दवाइयाँ हॉस्पिटल में दिलवाई थी जो कि इम्पोर्टेड थी। निहान उनसे मिलने के लिए जाती है। पहले के कंपेयर में उसकी मॉम बहुत ही अच्छे तरीके से रिकवर कर रही है। उसे निहान के इस प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। निहान ऑफिस जाती है, वहाँ से निहान के साथ फ्लर्ट करने का कोशिश करता है, उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए कोशिश करता है, ये कहते हुए एक बार तुम मेरे साथ डेट पर चलो, तुम श्योर यांजी को भूल जाओगी। निहान उसके साथ शॉपिंग के लिए चले जाती है। जब ये बात यांजी को पता चलता है तो वो जलस होते हुए उसके पीछे पीछे आ जाता है। वो चेंजिंग रूम में थी, वो चेंजिंग रूम में जा करके उसे किस करते हुए कहता है, तो मुझे बिना बताए ध्यान के साथ डेटिंग पर कैसे आ सकती हो। इधर ध्यान को डाउट होता है कि अंदर चेंजिंग रूम में ज़रूर ही कोई और है, लेकिन निहान उसे जानने नहीं देती है। वो कहती है कि उसका ड्रेस थोड़ा सा फंस गया था, उसे ही वो निकालने का कोशिश कर रही थी। अब यहाँ पर यान जी को ये सब कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। निहान जल्दी से चेंजिंग रूम से बाहर निकलती है, ये बहाना करते हुए कि उसने ड्रेस चेंज कर लिया है और उसे ड्रेस पसंद है। लेकिन जब पैसा देने की बारी आती है तो वो ध्यान का पैसा नहीं लेती है और यान जी के कार्ड से पे कर देती है, कहते हुए कि वो मेरा बॉस है और वो मेरे ड्रेस के लिए पे करेगा क्योंकि मैं उसकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। आफ्टर दैट दोनों बाहर में जाते हैं, दोनों थोड़ा ड्रंक थे और यहाँ पर ध्यान जो है वो निहान को किस करने का कोशिश करता है। तभी यान जी की पर्सनल गार्ड यहाँ पर आ जाती है और निहान को वहाँ से लेके जाती है, ये कहते हुए कि आज से मैं निहान की पर्सनल गार्ड हूँ और उसको प्रोटेक्ट करूँगी। बाहर जाती ही वो यान जी को उसे सौंप देती है। निहान यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा ड्रंक होने की एक्टिंग कर रही थी। यान जी उसे कहता है, इतनी ज़्यादा देर तक तुम्हें ध्यान के साथ वक्त बिताने का कोई ज़रूरत नहीं है। निहान उसे छेड़ते हुए कहती है, लगता है कि तुम इन चीज़ों से जेलस हो रहे हो, इसी वजह से तुम ऐसा बिहेवियर कर रहे हो। यान जी उसे हैंगओवर का दवा देता है और निहान को वहाँ से घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि असल में निहान ड्रंक नहीं थी, वो ड्रंक होने की एक्टिंग कर रही थी। उसे तो ऐसा लगा था कि यान जी शायद उसका फ़ायदा उठाएगा, लेकिन वो काफ़ी ही जेंटलमैन की तरह बिहेव करता है और वह निहान के ड्रंक होने का फ़ायदा नहीं उठाता है। निहान उठ के बैठती है, उसके हाथ वाथ में चोट लगा था। यान जी को वो कहती है, कम से कम तुम मुझे यहाँ तक लाए हो तो फर्स्ट एड तो कर ही सकते हो। वो उसे पूछता है कि फर्स्ट एड किधर है, तो निहान उसे कहती है मेरे कमरे में। वो उसे उठा करके लेकर के जाता है, उसके हाथ पर दवा लगा रहा था। वैसे तो निहान ने यहाँ पर यान जी के साथ इंटीमेट होने का प्लान नहीं किया था, लेकिन जब उसे देखती है कि यहाँ पर उसे जीजी का मैसेज आया तो उसे कहती है कि देखो मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ, अगर तुम जीजी को जाकर डेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यान जी सोचता है कि निहान को जेलसी क्यों नहीं हो रही है, वो जब निहान के साथ थी तब मुझे तो जेलसी हो रही थी।
वो आगे बढ़ के नियान को किस करने लगता है। नियान को पता था कि अगर वो अपना ये रेस्टलेस बिहेवियर दिखाएगी तो ज़रूर ही यानजी उसमें इंटरेस्ट लेगा और वो उसे छोड़ करके नहीं जाने वाला है। यानजी उसे कहता है कि उसका फर्स्ट टाइम है और ये फर्स्ट टाइम किसी लड़की पे ट्रस्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं नियान को इस बात का बुरा लग रहा था कि वो यानजी के इमोशंस के साथ खेल रही है, लेकिन वो मजबूर थी, उसे अपनी मॉम का रिवेंज तो लेना ही था। और अगर इस रिवेंज के बीच में यानजी आ रहा है तो वो उसे भी नहीं छोड़ने वाली थी। वो दोनों यहाँ पर फर्स्ट टाइम इंटीमेट होते हैं। नियान अगली सुबह जब जगती है तो उसे डर था, यानजी जगा हुआ है, कहीं उसने उसकी उन सारी चीज़ों को देख तो नहीं लिया जो अपने रिवेंज के लिए उसने तैयार किया था। लेकिन यानजी को नहीं पता था, वो नीचे उसके लिए खाना बना रहा था। जब वो जाती है तो देखती है कि यानजी का फिंगर यहाँ पर थोड़ा सा कट हो गया है। उसे इस चीज़ के लिए काफ़ी बुरा लगने लगता है और यहाँ पर वो उसका फोस्टर करने के लिए लेके जाती है, जहाँ डीएनए टेस्ट के लिए उसे यानजी का ब्लड दिखता है। उस पर दवा लगाने के बहाने वो यहाँ पर यानजी का ब्लड जो है वो कलेक्ट करके रख लेती है। यानजी इन चीज़ों को नोटिस नहीं कर पाता है कि नियान ने उस कॉटन को डस्टबिन में ना फेंक करके उसे संभाल के रख लिया था। आफ्टर दैट उस पर हैंडी प्लास्ट लगाती है और यानजी ऑफिस के लिए निकल जाता है। वो नियान को मैसेज करता है और उसका ये हैंडी प्लास्ट काफ़ी ज़्यादा ही क्यूट है और वो वापस से उससे मिलने के लिए आएगा। नियान इन चीज़ों का जल्दी ही डीएनए टेस्ट के लिए दे देती है क्योंकि उसे पता था ज़्यादा वक्त नहीं है। इसके बाद वो अपने भाई नियान से मिलने के लिए जाता है। वो उसे वार्न करता है कि वो नियान से दूर रहे, अगर वो नियान से दूर रहेगा तो वो उसे एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट देने वाला है। उसे पता है कि जीजी ने उसे ये मिशन दिया है, लेकिन वो उसमें सक्सेसफुल किसी हालत में नहीं होने वाला है। बेहतर होगा कि वो नियान से ही दूर रहे। अब यानजी ने नियान को इतना खासा अच्छा ऑफर दिया था कि वो ऑब्वियसली उसे मना तो कर ही नहीं सकता था, तो वो जीजी को ही रिजेक्ट करने के लिए तैयार था। वहीं दूसरी तरफ नियान यानजी के ऑफिस में जाती है तो वो यहाँ पर उसे कहता है कि फाइनली तुम्हारे सैंडीप्लास्ट की वजह से मेरा हाथ काफ़ी ठीक हो चुका है। वो नियान के साथ यहाँ रोमांस करने लगता है। अगले सीन में नियान यहाँ पर अपनी मॉम से हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो नोटिस करती है कि यहाँ पर फ्लावर बुके रखा हुआ है और नोट देखती है तो वह यानजी की तरफ से था। ये सोचती है यानजी उसके मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल क्यों आया था, कहीं उसका चाल है या फिर कुछ और। वो यानजी को ढूंढते हुए वहाँ से बाहर जाती है, जहाँ पर कि वो यानजी को कहती है उसको उसकी मॉम से मिलने आना बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं और उसे ये बातें पसंद नहीं आई, तो बेहतर होगा कि यानजी उसकी माँ से मिलने के लिए अगले दिन से ना आए। यानजी वहाँ से बाहर जाता है, जो उसकी सेक्रेटरी थी निहान के डीएनए टेस्ट के चेकिंग के बारे में आकर उसे बता देती है। जब यानजी उस रिपोर्ट को देखता है तो चौंक जाता है। असल में जो निहान की माँ है वो ही यानजी की असली माँ है। अब वो समझ जाता है कि वो उसकी फैमिली का अडॉप्टेड सन है, इसी वजह से उसकी मॉम जो है उसके साथ ऐसा बिहेवियर करती है। वो अपने सेक्रेटरी को इस बात को हाइड करके रखने के लिए बोलता है। इतना ही नहीं, उसके दिमाग में ये बातें चल रही थी कि आखिरकार नियान उसके पास किस पर्पस से आई हुई है, आखिरकार उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस वजह से आई है। निहान अगले दिन ऑफिस जाती है तो जो जीजी थी ना, वो निहान और यानजी के गलत रिलेशनशिप के बारे में सबको अनाउंस कर देती है। निहान को वो गलत ठहरा देती है कि वो एक कैरेक्टरलेस लड़की है। यानजी वहाँ पर आता है, वो निहान का सपोर्ट तो करता है लेकिन वो जीजी को उसे माफ़ी मांगने के लिए नहीं कहता है। वो जीजी को जॉब से निकाल देता है। निहान यानजी पर भड़क जाती है कि मुझे जीजी से माफ़ी चाहिए, उसने मेरे कैरेक्टर पर दाग लगाने का कोशिश किया है। यानजी निहान पर गुस्साते हुए कहता है ठीक है तो पहले तुम बताओ कि तुमने मुझे किस रीजन की वजह से परसू किया है। निहान कहती है हमारे बीच का डील आज यहीं ख़त्म होता है। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है क्योंकि वह समझ चुकी थी कि यानजी जीजी से उससे माफ़ी नहीं मंगवाने वाला है और वो अपने कैरेक्टर पर लगा दाग तो कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। हालांकि यानजी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि निहान ऐसे जॉब छोड़ करके वहाँ से जा सकती है। घर में अकेले बैठ के ड्रिंक कर रही थी, अपने मॉम डैड के बुरे रवैये को याद कर रही थी कि वो दोनों हमेशा ही लड़ते रहते थे। लेकिन ये बड़ा सच निहान को भी आगे चल के पता चल चुका था कि असल में वो अपनी मॉम की अपनी बेटी नहीं है। यानजी निहान से मिलने के लिए आता है। वो उसे कहता है कि तुम चाहो तो मुझे कुछ भी बता सकती हो, लेकिन अब मेरी चंगुल से तुम पीछा नहीं छुड़ा सकती हो। यहाँ पर निहान उसे कहती है मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ने वाली हूँ, तुम सब ने मेरी मोम को हर्ट किया है, एक एक इंसान से मैं रिवेंज लेने वाली हूँ जिन लोगों ने मेरी मोम को हर्ट किया है। तभी वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी बताती है कि निहान के डैड
उसे और उसकी वाइफ को ढूंढते हुए आ रहे हैं। वो जेल से वापस आ चुके थे। निहान ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि हो। इसी वजह से वो यांजी को मना करती है कि नहीं, उसे कैसे भी करके रोको। तो यांजी अपने सेक्रेटरी को कहता है कि उसके डैड को वहाँ से लेकर के जाओ। वो इंसान यहाँ पर निहान को परेशान नहीं करना चाहिए। आफ्टर दैट वो निहान को काम डाउन करता है और अगले दिन वापस से ऑफिस में काम पर बुला रहा था। अगले दिन जब निहान अपनी माँ के साथ थी तब अपने डैड को आसपास से महसूस कर पा रही थी। वो तुरंत ही यांजी को ढूंढने के लिए निकलती है और उससे इस बात के लिए मदद मांगती है। उसे डर था कि उसके डैड जेल से बाहर निकले हैं तो वो ज़रूर ही उसे और उसकी मॉम को हर्ट करेंगे। यांजी यहाँ पर उसके डैड की पिटाई लगाता है ताकि वो दोबारा यांजी और निहान और उसकी माँ को हर्ट ना करे। आफ्टर दैट वो निहान से मिलने के लिए जाता है और दोनों ही यहाँ पर रोमांस करते हैं। शायद इनका यहाँ पर पैचअप हो चुका था और निहान अगले दिन से यांजी की कंपनी में वापस से जॉब पर जाने के लिए भी तैयार थी। आफ्टर दैट जब यांजी सो रहा था तब निहान उठ करके उसको शर्ट पहनने के लिए जाती है, लेकिन गलती से वो डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट उसके हाथ लग जाता है, जिस वजह से कि निहान जान जाती है कि यांजी को सब कुछ पता है। लेकिन फिर भी वो उसके सामने इन चीज़ों को कन्फ्रंट नहीं करती है, चुपचाप उसके साथ जाकर के सो जाती है जैसे कि उसे कुछ भी पता ही नहीं हो। एंड वो अपना प्लान आगे ही चल रही थी। वो लोग यांजी के मॉम से मिलने के लिए जाते हैं। यांजी के मॉम निहान को अब भी अपनाने के लिए तैयार नहीं थी एंड एज यूजुअल वो दोनों हमेशा की तरह लड़ते ही रहते हैं। ऑफिस में भी जीजी यांजी को यही बताने के लिए आई थी कि निहान उसका इस्तेमाल कर रही है और वो यहाँ पर अपना इस्तेमाल हो नहीं दे रहा है। ऐसे वो कैसे करने दे सकता है। निहान यहाँ पर आती है, जीजी की बातों को वो सुन लेती है। उसने एक्सपेक्ट किया था कि यांजी के साथ जब वो अब अपने रिलेशनशिप में है तो एटलीस्ट वो अब तो उसे सपोर्ट करेगा। दोनों के बीच कुछ बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और यांजी गुस्से में आकर के निहान को जॉब से निकाल देता है। निहान बिना कुछ बोले घर चली जाती है, लेकिन शाम में यांजी उसे माफ़ी मांगने के लिए आता है, ये कहते हुए कि उससे गलती हो गई और वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। लेकिन निहान जानबूझ करके अपना असली प्लान उसके सामने रख देती है। वो कहती है, मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं था। असल में मैं शुरुआत से ही तुम्हारा इस्तेमाल कर रही थी। सब कुछ वो मैंने तुम्हारे खिलाफ किया था ताकि तुम्हें खुद के प्यार में पड़ा सकूं और तुम्हारी मॉम से बदला ले सकूं। यांजी इस बात पर गुस्सा करने लगता है कि उसने उसके इमोशंस के साथ क्यों खेला। निहान कहती है, मैंने कहा था ना कि मैं अपनी मॉम के बदले के बीच में किसी को भी नहीं आने दूंगी, मतलब किसी को भी नहीं। अब ये बातें निहान और जीजी को भी पता चल चुका था कि उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, तो वो निहान को निहान के पास भेजती है, ये कहते हुए कि बेहतर होगा कि तुम जाओ वहाँ पर और उसे पटाने का कोशिश करो। वो वही करता है। निहान की मॉम की हॉस्पिटल में तबीयत ख़राब हो गई थी तो निहान का केयर करना स्टार्ट करता है। उन दोनों के फ़ोटो क्लिक करके वो यांजी को भेज देती है, जिस बात से यांजी बहुत ही जेलस होता है और कहता है निहान उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है और उसे ढूंढने के लिए निकलता है। उसे पता चला था निहान ने पिछले 2 दिनों से खाना वाना भी नहीं खाया है, तो उसे खाना भी खिलाने के लिए वहाँ निकलता है। लेकिन निहान को वो दियान के साथ देख करके काफ़ी गुस्सा करने लगता है और दियान को वहाँ से जाने के लिए कहता है। दियान वहाँ से चुपचाप चले जाता है। निहान को जब वो खाना ऑफ़र करता है तो ऑब्वियसली वो उसका फूड लेने नहीं वाली थी। वो अपनी मॉम के कमरे में चली जाती है। अभी यांजी निहान को किडनैप करने के लिए अपने सेक्रेटरी को बोल देता है, क्यों, ताकि वो उसे खाना खिला सके। यहाँ पे निहान अपनी माँ के साथ थी। उसकी माँ कहती है, बेटा जो हुआ इन बातों को भूल जाते हैं, हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम मेरे पास मेरे साथ हो, इस वजह से मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। उसकी मॉम की इमोशनल बातों को सुन करके निहान इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो अपने रिवेंज के प्लान को भी नहीं बोलना चाह रही थी। जैसे ही अपनी मॉम के लिए पानी वानी लेने निकलती है तभी वहाँ पर जो उसकी सेक्रेटरी थी उसे लिटरली किडनैप कर लेती है। निहान को होश आता है तो वो यांजी के ऑफिस में थी। वो उसे कहता है कि देखो, अगर तुम खाना खा लोगी तो मैं तुम्हें आराम से जाने दे दूँगा, लेकिन अगर खाना नहीं खाओगी तो मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाला हूँ। निहान यहाँ पर खाना खाने लगती है। उसका हाथ वाथ खोल देता है, लेकिन उसके बाद वो निहान को किस भी करने लगता है। निहान ने प्लान बना लिया था। वो जानती थी यांजी के वो चंगुल से यहाँ से नहीं निकल सकती है, इसी वजह से वो यहाँ पर उसके साथ इंटीमेट होती है और अगली सुबह उसे छोड़ करके अपनी माँ को लेकर के वहाँ से निकल जाती है।
जब ये बात यान जी को पता चलता है कि नियान उसे छोड़ के जा चुकी है तो वो अपने सेक्रेटरी को पता लगाने के लिए कहता है कि वो किधर गई है, पता लगाओ। वहीं दूसरी तरफ नियान दूसरे शहर में अपनी मॉम के साथ अच्छा वक्त बिता रही थी, जहाँ पर कि यान जी उसे ढूंढते हुए आ जाता है। नियान उसे पीछे छुड़ा के जाने का कोशिश कर रही थी, ये कहते हुए कि वैसे भी तुम जीजी से शादी करने वाले हो तो मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन वो उसे कहता है कि किसी हालत में मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ, तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। वो उसे उठा करके वहाँ से लेकर के जाता है। अगले कुछ दिनों तक वो दोनों यहाँ पर एक ही घर में रहते हैं। हालांकि नियान को इतना तो पता चल चुका था कि जो कुछ हुआ उसमें यान जी की कोई गलती नहीं है। यान जी उससे प्यार भी करता है, लेकिन वो उसे मौका नहीं देना चाहती थी। जब जीजी यहाँ पे ध्यान को ढूंढते हुए जाती है, ध्यान उसे कहता है, देख बहन, मुझे ना यान जी ने अच्छा खासा ऑफर दिया है, तो मैं उसे तो डिस्टर्ब नहीं करने वाला हूँ। और अगर तुम मुझे परेशान करोगी तो मेरे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत है, जिस वजह से तुम जेल भी जा सकती हो। तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे अब दूर ही रहना। वो अकेले ही यान जी को वापस लाने के लिए निकल जाती है। यान जी को ढूंढते हुए जाती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कितने सही हैं, फिर भी तुम अपनी कंपनी, अपने डैड की मेहनत सब कुछ छोड़ करके यहाँ पर क्यों आ गए हो। यान जी कहता है, हाँ वो कंपनी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए नियान है। और तुम्हें तो पता ही है कि मेरी असली मोम है। अब इससे बात है कि मैं अपनी अपनी मोम को छोड़ करके तो पैसे के पीछे नहीं भागने वाला हूँ। तुम्हें भी ये बातें समझ जानी चाहिए। तुमने जो कुछ किया उस वजह से अब तुम्हें जेल तो जाना पड़ेगा। मैंने तुम्हें हर बार माफ़ किया, लेकिन नियान को तुमने इतना हर्ट किया है कि वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाली है और मैं उसके सपोर्ट में रहूँगा। ऐसा कहते हुए वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। यान जी और नियान दोनों अब एक परफेक्ट कपल की तरह एक दूसरे के साथ रह रहे थे। वह कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारी मोम का रिवेंज लेकर के रहूँगा। अगले दिन वो नियान को लेकर के कंपनी जाता है, जहाँ पर कि उसकी मॉम नियान को सीईओ का पोजीशन देने वाली थी। लेकिन नियान जी वहाँ पर पहुँच जाता है, अपने डैड का विल दिखाता है और कहता है, विल के हिसाब से भले ही मैं इनका असली बेटा नहीं हूँ, लेकिन मैं ही ये कंपनी आगे चलाना डिज़र्व करता हूँ। सब कुछ जब वो यहाँ पर लीगली प्रूफ करता है तो उसकी माँ भी यहाँ पर कुछ कर नहीं सकती है। फाइनली जो नियान का बदला था, जो कि उसकी माँ डिज़र्व करती थी, वो सब कुछ उन्हें वहाँ पर मिल जाता है। उसकी मॉम को वहाँ से भेज दिया जाता है। एंड जो यहाँ पर ध्यान था, उसे जो कुछ ऑलरेडी यान जी ने दिया था वो उसके लिए परफेक्ट था, तो वो अपनी अलग ही लाइफ शुरू कर चुका था। उससे कोई मतलब नहीं था। यान जी और नियान दोनों एक हो जाते हैं, हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।